बच्चों, तो आज हम इसके आगे का देखेंगे कि मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। यानी कि यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन का हल मिल गया, जुताई। ठीक है, जुताई किसे कहते हैं? तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसको हल चलाकर कर सकते हैं, यानी कि जो जुताई होता है उसको हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं भाई कि हल किस किस चीज़ों से बने होते हैं, तो हल लकड़ी और लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। यदि मिट्टी बहुत ही सूखी है तो उसको क्या करना चाहिए, पहले पानी दे देना चाहिए, उसके बाद उसको जुताई करनी चाहिए जब वो थोड़ी सूखी हो जाए तब। ठीक है, जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। यानी कि मतलब पहले पानी आपने उसको दे दिया, इसके बाद क्या होगा, बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। आप जुताई कर रहे हैं, मिट्टी बहुत कठोर है, मिट्टी सारी टूट नहीं पा रही है, तो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से भी तोड़ना आवश्यक है। एक पाटल, ठीक है, क्या होता है कि ट्रैक्टर लगा होता है, यानी कि पहले तो था हल होता था तो एक प्रकार की लकड़ी होती है, उसके बाद इसमें रस्सी बांधा रहता है, उसको बैल के पीछे बांध देते हैं, या फिर क्या होता है ट्रैक्टर में उसके फार के नीचे लगा होता है। ये ट्रैक्टर का फार हो गया, उसके नीचे लगा होता है, तो क्या होता है जब ट्रैक्टर आगे जाएगी तो ये भी उसके साथ आगे से बढ़ता चला जाएगा। तो जो बड़ा बड़ा ढेला होगा वो छोटे छोटे एकदम पोले के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप उसको तोड़ सकते हैं। तो बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक होता है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जा सकता है, यानी कि पाटल यानी कि हम ऐसे नॉर्मली भाषा में से बोलते हैं कि पटरी दिया जा रहा है। ठीक है, कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, और कभी कभी किसी फसलों के लिए जुताई से पहले खाद देना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाते हैं, और बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। अब देखेंगे कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। अब आगे का देखेंगे कि हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलान, खरपतवार निकालने में मिट्टी को खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जा सकता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य लंबा लकड़ी का बना होता है। हल का जो है मुख्य भाग होता है वो लंबा लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, जिसको किसान पकड़ता है, तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। यह जोड़ी बैल एक आदमी से इसे सरलता से चला सकता है। यानी कि दो बैलें होंगी, उसकी गर्दन पर एक लकड़ी लगा होगा, उसके नीचे एक लंबा सा लट्ठा लगा होगा जिसे हम हल शेफ्ट बोलेंगे, और एक हत्था भी लगा होगा जिसे जो जुताई कर रहा है आदमी, जो किसान जुताई कर रहा है उसे पकड़ा रहेगा, और एक किसान आसानी से दो बैलों की जोड़ी से आसानी से हल जो है चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। लोहे के हल क्या करते हैं, जैसे कि आजकल नॉर्मली गांव में क्या हो रहा है कि बैलों से न जुताई करके ट्रैक्टर से जुताई की जा रही है, तो वहाँ पे किसके जो है हल बने हैं, वहाँ पे हल बने हैं लोहे के। ठीक है, और देखेंगे कुदाली की, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है। ठीक है, अब उसके आगे देखेंगे कि ये जो हो गया ये कुदाली है, ये कुदाली का चित्र है। यहाँ पे इसका पकड़ है, यहाँ पे हैंडल है, यहाँ पे मुड़ी प्लेट है, यहाँ पे जोत है, यहाँ पे छड़ है, तो जो ब्लेड की तरह कार्य करता है, और इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत हो जाती है। देखिए ये ट्रैक्टर द्वारा जोत रहा है, और जब मैंने बताया था पटली, तो पटली यहाँ पे लगाया जाता है, इसी में से बांध दिया जाता है, तो क्या होता है वह जब जोतता है तो पटली की सहायता से जो ढेला होता है उसको फोड़ते जाता है, और वह मिट्टी क्या हो जाती है, एकदम भुरभुरी हो जाती है।
और बुआई देखेंगे कि बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यानी कि जब आपको फसल उगाना है, आप बुआई करोगे तभी ना आपकी फसल जो है वो अच्छे से उगेगी। तो बुआई जो है वो फसल उत्पादक की एक महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है तथा किसान अधिक उपज देने वाले बीजों का प्राथमिकता देता है। जो बीज अधिक उत्पादन देते हैं उसका किसान क्या करता है, उसको चुनता है। और बीजों का चयन, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखे हैं। पहले क्या कर रही है, बोल रही है कि एक दिन मैंने देखा कि अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो एक बीकर ने उसको जब आश्चर्य हुआ तो मैं आपके लिए क्रियाकलाप बता रही हूँ कि आप एक बीकर लें और इसे पानी में आधा भरिए। बीकर नहीं है तो ग्लास लीजिए, उसमें आधा पानी भरिए। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लास, इसमें पानी भर लीजिए और इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डाल दीजिए। ये हो गए गेहूं के दाने और इसको भली भांति हिलाइए तथा कुछ समय की प्रतीक्षा कीजिए। ये आपको करना है। तथा क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगे? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण वे हल्के होते हैं। यानी कि जो बीज अच्छे होते हैं वे पानी के नीचे अंदर बैठ जाते हैं और जो हल्के होते हैं यानी कि जो अच्छे से उग नहीं पाएंगे वे खोखले होते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वे ऊपर आ जाएंगे। अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। जैसे कि परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइप से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज स्थापित करते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि सीड ड्रिल। ठीक है, ये जो होता है, ये मशीन आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं सीड ड्रिल। ये क्या करता है, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोके। कभी कभी क्या होता है कि कोई खेत होता है, उसमें बीज की छटाई की जाती है तो बहुत सारे बीज जो है ऊपर रह जाते हैं और पक्षी आते हैं उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो आपके वहाँ पे जो है अच्छे से फसल उगेगा नहीं। तो लेकिन जो सीड ड्रिल है उसमें ऐसा नहीं होता, वह अंदर बीज को डाल देता है जिससे पक्षियों द्वारा जो बीज है वो खाया नहीं जाएगा। और सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला यानी कि नर्सरी है। हाँ, मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैले में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे हैं? तो धान जैसे कुछ पौधे बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौधे तैयार हो जाने पर हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे एवं पुष्पीय पौधशाला में भी उगाए जाते हैं। ठीक है, तो पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि बीज दूर दूर पे होगा तो पौधा जो है घना नहीं होगा। पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। पौधे जो होते हैं उनको सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल जो है पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर या हटाया जा सकता है। एवं खाद एवं उर्वरक का मिलाना देखेंगे। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टियों में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे जो हैं कैसे थे, कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान क्षेत्र में एक के बाद दूसरी फसल उगाता है। क्षेत्र में कभी कभी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। तो फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान
खेतों में खाद देते हैं, यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटन पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुए के खाद तैयार करने के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मूंग अथवा चने के बीज लेकर, मतलब जो क्रियाकलाप आपने पहला पढ़ा था कि एक आपको ग्लास या फिर बीकर लेना है, उसमें आपको कुछ पानी भरना है, कुछ गेहूं डालना है, आपको देखना है कि कौन सा गेहूं जो है नीचे बैठ जा रहा है, कौन सा गेहूं ऊपर पानी में तैर रहा है। तो हम देखेंगे कि दूसरा क्रियाकलाप क्या है कि मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। अंकुरित कैसे करना है, आपको उसको भिगो देना है। भिगोने के बाद उसे कुछ कपड़े से ढक देना है। इसके बाद उसको आपको छान लेना है, तो इसमें आपका जो बीज हो जाएगा अंकुरित हो जाएगा। तो आपको मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित करना है तथा इसमें एक ही आकार वाले 3 नौद भी छांट लीजिए। अब 3 ग्लास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपने इतना बड़ा 3 ले लिया, फिर इतना बड़ा 3 ले लिया, फिर इतना बड़ा 3 ले लिया, ठीक है, ऐसे लेना है। तो आपको 3 ग्लास भी लेना है, यानी कि इस पर ABC अब निशान लगाइए। आपको 3 ग्लास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए और इस पर ABC निशान लगाइए। गिलास में A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास क्या होगा कि गिलास B में निशान लगाइए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए और गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इसे पानी में समान मात्रा में डाल दी, सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए डालकर, और प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद आप उनकी वृद्धि को नोट कीजिए कि उसमें कितनी वृद्धि हुई है। देखिए जैसा कि इसमें प्रयोग किया गया है, आपको ऐसे ही करना है घर पर जाके। फिर क्या तीनों गिलास के पौधे में वृद्धि की गति एक समान है? फिर आपको देखना है कि तीनों जो गिलास हैं उसमें पौधे की वृद्धि की गति जो है एक समान है या अलग अलग है। किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है और किस गिलास में पौधे की वृद्धि सबसे अधिक है। और उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद के कैसे भिन्न हैं, मतलब आपको देखना है कि उर्वरक जो होते हैं वो खाद से कैसे भिन्न है। तो उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और उनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। यानी कि खाद को उपयोग से मिट्टी में जो है गठन एवं जल और शोषण की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की परिपूर्ति हो जाती है। और मिट्टी पोषकों की परिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतरण क्रम में उगाकर किया जाता है, ठीक है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण हो जाता था, लेकिन किसान को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया गया। और पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है वो करते हैं। इसमें बस इतना ही, और देखेंगे तीसरे पार्ट में आगे की जो है वो प्रोसीजर।